मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एक के बाद एक रिजल्ट जारी करता जा रहा है। 18 जनवरी को रिकॉर्ड केवल 30 दिनों के अंदर राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 का रिजल्ट जारी कर दिया गया। इसी दिन राज्य सेवा परीक्षा 2024 से लागू होने वाले नए सिलेबस और पैटर्न को भी जारी किया गया है। आने वाले दिनों में लगातार परीक्षाएं और इंटरव्यू भी शेड्यूल हैं। इन सभी के साथ अलग अलग मुद्दों को लेकर उम्मीदवारों के सवालों को हमने पीएससी के ओएसडी डॉक्टर रविंद्र पंचभाई से सीधी बातचीत की। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग लगातार रिजल्ट दे रहा है और लगातार चयनित सूची भी अंतिम जारी हो रही है। प्री का भी रिजल्ट रिकॉर्ड समय में 30 दिन में ही जारी कर दिया गया। साथ में कुछ सिलेबस में भी चेंजेस किए गए हैं 2024 के एग्ज़ाम में जो लागू होंगे। तो कई चीज़ें हैं सिलेबस के चेंज होने को लेकर भी, रिजल्ट की आगे की प्रक्रिया को भी लेके भी, क्या आयोग क्या कर रहा है, किस विजन से आगे काम कर रहा है। तो उसके लिए हमारे साथ हैं आयोग के ओएसडी डॉक्टर रविंद्र पंचभाई जी। उन्हीं से हम बात करते हैं पीएससी के विविध मुद्दों को लेकर। सर, ये रिकॉर्ड समय में 30 दिन में रिजल्ट आया, क्या विजन से अब आयोग चल रहा है आगे? परीक्षा 2023 का परीक्षा परिणाम जो है वो घोषित कर दिया गया है और इसमें मुख्य भाग और प्रावधिक भाग में ही परीक्षा परिणाम घोषित किया है, जिसमें 5589 अभ्यर्थी जो है वो मुख्य भाग में शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं और 1073 प्रावधिक भाग में शॉर्ट लिस्टेड किए गए। और बहुत जल्दी इनकी जो मेंस की परीक्षा है उसका भी आयोजन किया जाएगा और तत्काल ही उसकी भी परीक्षा और उस प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी संपन्न करने का प्रयास किया जाएगा। अभी आगे और किस तरह के रिजल्ट आगे जारी करने का है, खासतौर से जनवरी माह? हाँ, राज्य वन सेवा परीक्षा 2023 का परीक्षा परिणाम बहुत जल्दी, संभवतः 2 या 3 दिनों में घोषित हो जाएगा। उसी तरह राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा 2022 का परीक्षा परिणाम भी संभवतः नेक्स्ट वीक हम घोषित कर पाएंगे, ताकि उनके साक्षात्कार संपन्न कराकर जल्दी से उनकी भी अनुशंसा की जा सके। 2022 की मेंस का भी रिजल्ट वह उसी के लिए हम आपको बता रहे हैं कि 2022 वन सेवा मुख्य परीक्षा का तो कर देंगे और अभी अभी जो संपन्न हुई है राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2022 उसका मूल्यांकन कार्य भी बहुत जल्दी प्रारंभ किया जा रहा है। अब चूँकि ये वर्णनात्मक परीक्षा है और इसको विषय विशेषज्ञ मैनुअली चेक करते हैं कंप्यूटर के आधार पर, तो इसमें थोड़ा सा समय ज़रूर लगता है। तो लगभग 1.5 माह के आसपास वह परीक्षा जो है वैल्यूएशन संपन्न होकर रिजल्ट आ पाएगा और उसके पश्चात जो साक्षात्कार मई जून में डिक्लेयर्ड है हमारे कैलेंडर में, उसके अनुसार हम उसका भी चयन परिणाम उसके पश्चात घोषित कर पाएंगे। सर, एक बड़ा सवाल लोगों के मन में है कि लोकसभा चुनाव जाकर मार्च में लग जाएगी, काफ़ी रिजल्ट जो होल्ड ना हो जाए, लोगों का आशंका या मार्च अप्रैल में जो भी आगे बढ़ने का कुछ। तब यदि ऐसी कुछ परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है तो निर्वाचन के जो काल है उस समय में जो भी आचार संहिता है उसके अंदर उस प्रक्रिया का पालन करके और परीक्षा परिणाम घोषित किए जाएंगे। एक मांग उज्जैन को मेंस सेंटर बनाने की आ रही है बार बार, तो उस पर कुछ विचार नहीं, यदि उस तरह का कुछ आयोग के समक्ष कोई अभ्यावेदन या अभ्यर्थियों की तरफ से गंभीर आता है तो मांग, तो उस पर आयोग विचार कर सकता है। पीएससी ने अपना 2024 का सिलेबस भी चेंज किया है, क्या विजन है, किस आधार पर? कल ही उसको वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है और हमेशा जो भी कुछ भी संशोधन किए जाते हैं वो संशोधन का जो परिवर्तन की गुंजाइश हमेशा रहती ही है, सुधार की गुंजाइश रहती है। जिस तरह की डिमांड अभ्यर्थियों को पिछले पाठ्यक्रम को लेकर के आ रही थी मुख्य परीक्षा की, उसी को दृष्टिगत रख कर के आयोग ने ये विचार किया है कि इसमें जो भी सुधार हो सकते हैं उसको हमने किया है और हमेशा आगे इसमें भी सुधार की संभावनाएं हैं कि हो सकता है कि 2-3 साल में यदि इसमें कुछ परिस्थितियां ऐसी दृष्टिगत होती है तो वो आगे भी उसमें परिवर्तन संभव है। इसमें एक बड़ी डिमांड पूरी हुई है, अर्थशास्त्र को विज्ञान के साथ मिला के आर्ट वालों को काफ़ी फायदा दिख रहा है। नहीं, आर्ट का फ़ायदा या साइंस का नुकसान ऐसा तो विचार नहीं रहता, लेकिन एक विजन था और जिस तरह से उस तृतीय प्रश्न पत्र की परिस्थिति बन रही थी उसको आयोग ने विचार में लिया और जो विषय विशेषज्ञों की समिति है उसने फिर इस तरह का ये मोड बनाया कि जो अर्थशास्त्र और विज्ञान को समान संभाव रूप से रखा जाए और चतुर्थ प्रश्न पत्र में भी चेंज है, उसमें भी परिवर्तन इस तरह का है कि उसको भी अब 2 भागों में कर दिया गया है और ख़ास करके जो
आपका एथिक्स का प्रश्न पत्र है, उसके साथ में व्यक्तित्व विकास, क्योंकि प्रबंधन और प्रशासनिक पदों पर बैठने वाले लोगों के लिए व्यवसाय प्रबंधन और इस तरह की जो नया कारपोरेट कल्चर आ रहा है और जो परिवर्तन देखने में आया है, उसके दृष्टि से वो जो ब प्रश्न पत्र है, व्यक्तित्व विकास, उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप, उसको शामिल किया गया है। आपने मार्किंग में भी बदलाव किया है, मैं सब 1400 की जगह 1500 मार्क की हो गई है, तो और इंटरव्यू का वेटेज भी 10 अंक बढ़ा। हाँ, तो इंटरव्यू को लेकर था कि इंटरव्यू कम मार्क्स का होना चाहिए, इसके पीछे क्या सोच है? नहीं, साक्षात्कार के लिए तो जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसके अनुसार ही वो साक्षात्कार के अंक हैं, क्योंकि 100 अंक यहाँ बढ़े हैं तो 10 अंक ही केवल वहाँ बढ़े हैं, तो वो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार ही वो साक्षात्कार के अंकों का परिवर्तन हुआ है। एक और विशेष करके जो प्रश्नों का परिवर्तन है, थोड़ा सा आपको ये देखने में आ रहा होगा कि अति लघुत्तरी प्रश्न और दीर्घोत्तरी प्रश्न है, उस पर से जो वेटेज है वो कम करके लघुत्तरी प्रश्नों की तरफ कर दिया गया है। कारण उसके पीछे ये है कि वहाँ वैरायटी प्रश्नों की ज़्यादा मिल सके और वहाँ से जो है मेरिट बनने में वो ज़्यादा मदद करेंगे, तो और वहाँ प्रश्नों की संख्या भी ज़्यादा होगी, तो वेटेज वहाँ बढ़ाया गया है। इसी से जुड़ा एक सवाल है कि आपका जो पेज शब्द सीमा तय है, लेकिन कुछ जगह अभी पिछली बार शिकायत आई थी कि पूरा पेज दिया गया, तो उस शब्द सीमा का पालन करें या पेज को देखें? इसमें लिखा हुआ है, इस बात का उल्लेख भी यहाँ पर है कि जहाँ कहीं स्पेस अधिक मिल भी रहा है तो आपको शब्द सीमा के ऊपर ध्यान देना है। तो इस बात को अभ्यर्थियों को सोचना चाहिए कि एक्चुअल शब्द सीमा कितनी है। अनावश्यक रूप से लिख करके कहीं मार्किंग में कोई अंतर पड़ेगा, ऐसा सोचना गलत है। आप तथ्यगत चीज़ें कितना समराइज रूप से लिख सकते हैं, इसके ऊपर इम्पोर्टेंट वर्कआउट है। एक नेगेटिव मार्किंग इस बार देखा गया, कट ऑफ सबसे ज़्यादा हाईएस्ट गया, 81% गया, तो इसको लेकर नेगेटिव मार्किंग जैसे यूपीएससी में इस टाइप का कुछ विचार हो सकता था कि मेरिट वाले ही बच्चा आ गया है? हो सकता है आयोग के पास यदि इस तरह के कुछ प्रस्ताव आएंगे तो आयोग उस पर विचार करने के बारे में सोच सकता है। कुछ परीक्षाएं जैसे स्टेट इंजीनियरिंग है वो रेगुलर बेस पे नहीं होती हैं, तो इसकी क्या वजह है? ये तो विभागीय मांग पत्रों के ऊपर निर्भर करता है कि विभाग से जिस तरह के मांग पत्र हमारे पास आएंगे, उन्हीं मांग पत्रों के आधार पर ही हम एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं और उसी की चयन प्रक्रिया हम कर सकते हैं। कुटीर ग्रामोद्योग का भी कुछ इंटरव्यू? बिल्कुल बिल्कुल, दो तरह के हैं, एक ग्रामोद्योग हथकरघा से है और एक तकनीकी से है, सहायक संचालक के पद हैं। तो 500 से यदि कम अभ्यावेदन आएंगे तो हमारी रूल्स ऑफ प्रोसीजर गाइडलाइन में इसका उल्लेख है कि हम डायरेक्ट इंटरव्यू भी करा सकते हैं, तो उसकी समीक्षा की जा रही है। और जिसमें भी अधिक आवेदन हैं उसके लिए रिटर्न टेस्ट के लिए उसका सिलेबस तैयार करना पड़ सकता है, तो लिखित परीक्षा के कारण उसमें थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन डायरेक्ट इंटरव्यू होगा तो फिर उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। कब तक स्थिति है? बहुत जल्दी, लगभग 1 आध माह में हम इसको तैयार बता पाएंगे कि इसमें क्या स्थिति बन रही है। एक असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होनी थी, वो थोड़ा आगे बढ़ गई है, तो कब तक क्या संभावना पूरा? नहीं, उसका शेड्यूल तो घोषित कर ही दिया है। जैसे जैसे उसके रिटर्न टेस्ट के रिजल्ट आते जाएंगे, उनके भी इंटरव्यू आगे शेड्यूल करते चले जाएंगे। फिर एक बार वही बात आएगी कि इसमें अभी 87% पे सारे रिजल्ट जारी होंगे? हाँ बिल्कुल, 87% पे ही सारे रिजल्ट जारी होंगे, क्योंकि जब तक माननीय न्यायालय का निर्णय इस संबंध में नहीं आ जाता तब तक 13% होल्ड करना ही पड़ेगा। ऐसी ही जीएडी की भी गाइडलाइन है। एक बार फिर वो नेट पे आऊँगा, मैं सेट पे आऊँगा, तो सेट में भी वही फार्मूला लगाया गया? बिल्कुल। तो इसमें कोई यूजीसी के नियम से कुछ नहीं, यूजीसी के नियम का प्रश्न नहीं। यूजीसी का एक ही नियम है कि जो आरक्षण की जो नीति है वो राज्य शासन की होनी चाहिए, और चूंकि राज्य की आरक्षण नीति में वर्तमान में ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई है, भले ही वो मतलब अस्थायी हो, तो 13% को इसीलिए होल्ड पे किया क्योंकि उच्च शिक्षा से भी इसी तरह के निर्देश प्राप्त हुए थे कि हमारा जो रिजल्ट है, क्योंकि ये उनकी परीक्षा है, केवल हम नोडल एजेंसी है उसके आयोजन की, तो उसमें ऐसा उन्होंने कहा कि साहब जो आरक्षण नीति सामान्य प्रशासन विभाग ने जिस तरह के निर्देश दिए हैं तो उसी का पालन सेट के परिणाम में भी किया जाए, तो किया हुआ। तेरा फैसले को लेकर दो बातें आ रही हैं कि उम्मीदवारों का कहना है कि जो हम फेल हुए जो भी उनकी काफ़ी अगर मिल जाए, दिख जाए, तो वो शायद अभी टेक्निकली आपके लिए लगता है संभव नहीं होगा कोर्ट केस द्वारा। हाँ बिल्कुल, अभी फिलहाल जो आयोग इस विषय पे ऐसे ही विचार कर रहा है कि जब तक माननीय न्यायालय का निर्णय अन्य पिछड़ा वर्ग के संदर्भ में नहीं आ जाता तब तक स्कोर कार्ड या ये दिखाना संभव नहीं होगा। एक बात ये आ रही है कि जो 13% में जो भी सिलेक्टेड हुए हैं या नहीं सिलेक्टेड हुए, दो सूची है, तो 13% तो कोई सिलेक्ट हुए ही नहीं अभी, कोई उसका तो परीक्षा परिणाम तैयार ही नहीं है। तो उनका वही कहना था कि जो हम
हमारी दोनों सूची के जारी नहीं हो सकती कि हमको पता रहे क्लियर कि हम हुए हैं कि नहीं, हमारी दोनों सूची में से किसी में भी आया नहीं नहीं, तो प्रश्न फिर वही है ना कि वो तो एक नया इशू, जब जो चीज़ माननीय न्यायालय के पास विचाराधीन है उसके ऊपर किसी भी तरह की कार्रवाई करना वर्तमान में तो उचित नहीं है। आयोग का ऐसा विचार है। आयोग का आगे का विजन क्या है? पूरा ट्रैक सिस्टम पे लाने का, एक के बाद एक रिजल्ट आ रहे हैं तो बस बहुत जल्दी हम अब सारी चीज़ों को समयबद्ध और समय सारणी के अनुसार जो घोषित है कैलेंडर, उसमें लाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसीलिए थोड़ा कॉम्पैक्टनेस है। अभ्यर्थियों को भी इस विषय में हमें सहयोग करना चाहिए ताकि वो जल्दी जल्दी तैयारी करें तो ज़्यादा से ज़्यादा अवसर उनके रोजगार के लिए बन सकेंगे। 2023 की मेंस के लिए काफ़ी सवाल है कि अभी प्री का रिजल्ट आया है, मार्च में शेड्यूल्ड है आपकी, तो लोगों की मांग ये है कि 2 महीने कम समय है, तो बढ़ाने का मनसा या ऐसा कुछ? नहीं, आयोग तो अपनी तैयारी कर ही रहा है एज पर शेड्यूल। यदि कुछ उस समय ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो उस पर विचार कर किया जा सकता है।